28 फरवरी 2026। इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला कर देते हैं। वैसे तो पाकिस्तान में कुछ ऐसे यार लोग भी हैं जिनके लिए ये जंग सिरे से ही गैर मुतवक्का थी, यानी कि वो इस चीज को एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि कभी ईरान और इसराइल की वॉर भी होगी। वो ये समझते थे कि ईरान और इसराइल जो है वो आपस में नुरा कुश्ती खेलते हैं, ये कभी आपस में नहीं लड़ेंगे। और थोड़ी सी सर्च पर आप लोगों को ये दावे इंटरनेट पर मौजूद मिलेंगे। और दूसरी तरफ जो लोग इस जंग को एक्सपेक्ट कर रहे थे उनके लिए भी इस जंग में चंद ऐसी चीजें हुई हैं जो उनके लिए बिल्कुल गैर मुतवक्का थी, वो बेशक इसराइल या अमेरिका ही क्यों ना हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन चंद गैर मुतवक्का चीजों पर जो इस ईरान और इसराइल वॉर में हुई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकसूद अहमद मीसम और आप देख रहे हैं मीसम स्पीक्स। इस जंग की सबसे पहली गैर मुतवक्का चीज जो हुई, जो इसराइल और अमेरिका के लिए भी एक धचके से कम नहीं थी, वो था ईरान का जवाबी हमला। पहले पहल तो वो हमला इतना कारगर या इफेक्टिव साबित नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसकी शिद्दत में इजाफा ही होता गया। ईरान ने अपने पहले हमलों में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी वो निस्बतन पुरानी थी। गो के इससे इसराइल का इतना ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ये बिल्कुल ही उन लोगों के लिए गैर मुतवक्का चीज थी। उन लोगों ने तो प्रीएम्प्ट ये किया था कि हम दोनों इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला करेंगे और चंद घंटों या चंद दिनों में इसका मलियामेट करके इस यहाँ रिजीम चेंज करवा के यहाँ से निकलते बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरी बड़ी गैर मुतवक्का चीज जो इसराइल के लिए थी वो था उनका आयरन डोम का भ्रम। जो कि ईरान ने अपने मिसाइलों से तोड़ कर रख दिया। बहुत नाज था इसराइल को अपने इस आयरन डोम पर। वो ये समझते थे कि हमने एक ऐसी चीज, एक ऐसा हिसार अपने इर्द गिर्द कायम कर लिया है जहां से कोई मिसाइल, कोई खतरा जो है वो उनकी सरजमीन तक कभी पहुंच ही नहीं सकता। अच्छा, ये आयरन डोम था क्या? आयरन डोम उस सिस्टम को कहते हैं जो कि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि अपनी तरफ आने वाले मिसाइलों को हवा में ही तल्फ करने की सलाहियत रखता है। उसमें जो मिसाइल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है उसमें थॉड और पैट्रियट किस्म के मिसाइल जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी नाकामी देखना जो है वो इसराइल के लिए बिल्कुल गैर मुतवक्का था। और दूसरे नंबर पर ये बहुत महंगा भी पड़ रहा था उनको, क्योंकि ईरान जो मिसाइल उनकी तरफ लॉन्च कर रहा था उसकी लागत करीब करीब जो है वो $20,000 तक जो है वो होती थी, लेकिन उसको रोकने के लिए जो टेक्नोलॉजी, जो मिसाइल आप इस्तेमाल करते थे वो उसकी लागत 1 मिलियन से 2 मिलियन तक आती थी। आप इमेजिन करें कि जनाब एक 20,000 का मिसाइल आप लोगों की तरफ आ रहा है, आप उसको रोकने के लिए जो है वो 1 मिलियन का मिसाइल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप बेशक कामयाब ही हो जाते हैं, लेकिन कितना कामयाब होंगे आप? आपके पास टेक्नोलॉजी है कितनी? हमले को रोकने के लिए आपके पास स्टॉक है वो कितना है? तो आयरन डोम की नाकामी या उसकी एफिशिएंसी उस हद तक ना होने वाली बात जो थी वो इसराइल के लिए बिल्कुल गैर मुतवक्का थी। तीसरी बड़ी गैर मुतवक्का बात जो अमेरिका के लिए तो थी ही, सारी दुनिया ने उसको बड़ी हैरानी से देखा। कोई भी उसकी जो है वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखता था। किसी ने ये प्रीएम्प्ट नहीं किया होगा कि अमेरिका के वो बहरी बेड़े जो उसकी ताकत का महवर समझे जाते हैं, जिस मुल्क के पानियों में वो बहरी बेड़े पहुंच जाते हैं, उसकी तो जनाब समझा जाता था कि मुसीबतों में अब इजाफा हो गया है, अब अमेरिका टलने वाला नहीं है, अब अमेरिका इसको नेस्तो नाबूद करके ही जाएगा। लेकिन ईरान वाले मामले में ये पांसा भी उल्टा पड़ गया। अमेरिका ने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनके बहरी बेड़ों को यूं लेकर भागना पड़ेगा। वो इब्राहिम लिंकन हो, वो जॉर्ज वॉशिंगटन हो या जिराल्ड फोर्ड, इब्राहिम लिंकन को तो हिट करने की जो है वो भी खबरें मार्केट में आई थी, और अमेरिका को वो बहरी बेड़ा फिर ईरानी पानियों से निकालकर उसको दूर लेके जाना पड़ा। तो अपने बहरी बेड़ों की नाकामी, इस तरह की नाकामी जो है अमेरिका ने या सारी दुनिया ने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी।
अच्छा, अमेरिका बहादुर जो है वो उसको हमेशा से ये आदत रही है कि वो किसी भी मुल्क में जाकर जो है ना वो अपनी टांग अड़ाता है और वहां पर रिजीम चेंज करता है अपनी इंटेलिजेंस के जरिए, अपने रोब और दबदबे के जरिए, सियासी और मुआशी पाबंदियों के जरिए। ये थ्रू आउट द हिस्ट्री इसका वतीरा रहा है। वो 1957-59 में इंडोनेशिया हो, क्यूबा हो, वियतनाम हो, 2000 में इराक हो, हेटी, किर्गिस्तान, शाम, लीबिया या फलस्तीन। ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात आपने कई बार अमेरिकन सदर के मुंह से सुनी होगी। Policy question. How much money are you thinking of giving people in Greenland to get them on board with a possible U.S. I'm not talking about money for Greenland yet. I might talk about that. But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not. उसने तो ये तक कह दिया था कि हम कनाडा को अपनी 51st यानी कि 51वीं जो है वो स्टेट बनाना चाहते हैं। और उसकी हिम्मत और मोराल तो उस वक्त बहुत बढ़ गया जब उसने रातों रात एक खुद मुख्तार रियासत वेनेजुएला के सदर को ना सिर्फ किडनैप किया बल्कि उसको लाकर अमेरिकन अदालत में पेश कर दिया। The USA has kidnapped Venezuela's president Nicolas Maduro and his wife Celia Flores in an early morning extraction operation in Caracas, the country's capital city. तब से वो हवाओं में उड़ रहा था और वो ये समझता था कि ईरान पर भी हम इसी तरह हमला करेंगे और वहां पर भी जो है वो रिजीम चेंज करेंगे, उसके ऑयल और दीगर रिसोर्सेज पर है कब्जा करेंगे और पैसे कमाएंगे और वाह करवाएंगे अपनी। वो लोग ये समझते थे कि हम ईरान पर हमला करेंगे, अवाम जो है वो सड़कों पर निकलेगी जो कि पहले ही महंगाई से तंग है और हमारे साथ मिलकर जो है वो रिजीम चेंज हो जाएगी और वहां पर हम अपनी मर्जी की जो है हुकूमत ले आएंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल इसके बरअक्स। वो अवाम जो अपनी हुकूमत के साथ जो मुजाहिरों में रहती थी, जो महंगाई से तंग थी, जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो वो अवाम मुत्तहिद हो गई। अब उस अवाम ने मिलकर जो है वो अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मुजाहिरे शुरू कर दिए। ये बात जो है वो ईरान में मौजूद अमेरिकन इंटेलिजेंस ने अपने आकाओं को बताई कि सर आप जो समझ रहे हैं कि ये लोग जो है वो हमें अपना दोस्त समझते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोग हमें अपना एक दुश्मन समझते हैं, लिहाजा थोड़े होश के नाखून लें और कुछ अक्ल करें। अब गैर मुतवक्का तौर पर जिन लोगों ने, जिन ममालिक ने ईरान पर हमला किया था इसलिए कि वो यहाँ पर रिजीम चेंज करवाएंगे, अब उनके अपने ममालिक में रिजीम चेंज जो है वो उनके गले आ पड़ी है। ट्रंप की अपनी आवाम जो है वो उसके खिलाफ मुजाहिरे कर रही है। Demonstrating against a multitude of President Trump's policies, including immigration enforcement, the handling of the Epstein files, the rising cost of living, and of course now the war in Iran. और मिड टर्म इलेक्शंस में इसको अपनी कुर्सी जाती हुई दिखाई देती है। इसी तरह से इसराइल का जो वजीर आज़म नेतन्याहू है उसके खिलाफ भी करप्शन के सीरियस चार्जेस और एलिगेशंस मौजूद हैं और उनकी अदालतों में वो मतलूब है। तो भाइयों, इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया था वहां पर रिजीम चेंज करवाने के लिए, लेकिन जो बात गैर मुतवक्का होगी, जो बात आउट ऑफ सिलेबस इनके सामने आ गई, अब इनके अपने मुल्कों में रिजीम चेंज हो सकती है। नंबर 5 पर जो चीज आपसे मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो ये है कि अमेरिका ने जब गल्फ में और वस्ती एशिया के ममालिक में अपने अड्डे जो है वो कायम किए तो इसने ये समझा कि अब इस इलाके में इसकी धौंस जो है वो कायम हो चुकी है और कोई भी मुल्क इसकी मर्जी के खिलाफ पॉलिसी नहीं बना सकेगा। कोई भी रिजीम जो है वो इस तरह की नहीं होगी जो अमेरिकन मुखालिफ हो। सऊदिया, यूएई, कतर, कुवैत और बाकी ममालिक में इसने अपने अड्डे कायम किए और इन्हीं अड्डों को इस्तेमाल करते हुए इसने ईरान पर हमला किया और इस बात की तवक्को की हम यहाँ से कामयाब होकर निकलेंगे। लेकिन उल्टा हुआ इसका। ईरान ने इन लोगों की तवक्को के बिल्कुल खिलाफ जाकर जो है वो इन अमेरिकन अड्डों पर जो है वो हमले शुरू कर दिए। From the US military base. Yes. I think they're launching interception.
Okay. जिन ममालिक में ये अड्डे मौजूद थे, ना तो इस बात की तवक्को उन लोगों ने की थी और ना ही अमेरिका ने ये कभी सोचा होगा कि ईरान जो है वो इस हद तक जाएगा। लेकिन कई लोगों ने तो ये भी प्रोपेगेंडा किया कि ईरान पर हमला जो है वो इसराइल और अमेरिका ने किया है, और तो ये अपने ब्रादर इस्लामी ममालिक पर जो है वो हमला क्यों कर रहा है। ये स्टेटमेंट और ये बयानियां बनाने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ इस अमर को समझने की जरूरत है कि क्या ईरान ने ऐसी जगहों पर हमला किया जहां पर सिविलियंस थे, या उस ममालिक के अपने जो है वो एसेट्स थे, या ईरान ने ऐसी जगहों पर हमला किया था जहां पर अमेरिकन या दूसरे फौजी अड्डे मौजूद थे जो अमेरिका और इसराइल इस्तेमाल कर रहे थे ईरान पर हमला करने के लिए। खैर, ये बहस तो बहुत लंबी हो जाएगी। हम इसी बात पर इत्तेफाक करते हैं कि गल्फ और इन मिडिल ईस्ट के ममालिक में मौजूद अमेरिकन अड्डों पर ईरानी हमले किसी ने भी तवक्को नहीं की थी। गल्फ में मौजूद इन अमेरिकन अड्डों पर हमलों की वजाहत बिल्कुल इसी तरह की जा सकती है जैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक बार कहा था, पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। नंबर 6 पर हम बात करते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज की। स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के लिए वो हथियार साबित हुआ है जिसकी किसी ने भी तवक्को नहीं की थी। ईरान ने ना सिर्फ मिसाइल का जवाब मिसाइलों के साथ दिया, बल्कि उसने स्ट्रेटेजिक मूव अपनाते हुए स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बंदिश कर दी, जहां से पूरी दुनिया का तकरीबन 20% जो है वो ऑयल और एनर्जी के जखायर जो है वो गुजरते हैं। ईरान ने इस बात को भांप लिया था कि अमेरिकन सदर को अगर आपने मुज़ाकरात की टेबल पर लेके आना है तो आपको को मुआशी झटका देना पड़ेगा, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज वही झटका साबित हुआ। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ईरान की स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बंदिश जो है वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। किसी भी जंग के दौरान अगर किसी मुल्क या किसी फौज का जो टॉप लीडरशिप है उसको खत्म कर दिया जाए तो दूसरी उस फौज का जो है मोराल वो बहुत डाउन हो जाता है और उसको हराना, उसको शिकस्त देना बहुत आसान हो जाता है। ईरानी टॉप लीडरशिप को शहीद करने के बाद अमेरिका और इसराइल भी यही समझते थे कि अब हम जीत के बहुत करीब हैं। लेकिन उन लोगों ने कभी भी इस बात की एक्सपेक्टेशन नहीं की थी कि यहाँ एक के बाद दूसरा शहीद होने के लिए बिल्कुल रेडी बैठा होता है। आप एक खामनाई को शहीद करेंगे तो दूसरा आएगा, और दूसरे को मारेंगे तो तीसरा आएगा, और ये मामला रुकने वाला नहीं है, ये लामतना ही है। तो जो लोग खामनाई साहब को शहीद करने को अपनी कामयाबी समझते थे, उन लोगों ने देखा कि उनकी शहादत ने ईरान को यकजा कर दिया, और हुआ बिल्कुल उनकी सोचों के बरअक्स। इस बात की एक्सपेक्टेशन किसी ने नहीं की थी कि खामनाई साहब के चले जाने के बाद भी जो है वो ईरान मुस्तहकम रहेगा। ना सिर्फ मुस्तहकम रहेगा बल्कि इस काबिल भी होगा कि वो उनको मुंह तोड़ जवाब दे सके। आज का 8वां और आखिरी अनएक्सपेक्टेड पॉइंट जिसकी तवक्को किसी ने नहीं की थी वो है कि जब किसी कौम पर हमला करते हैं उसके मर्दों को, उसकी बच्चियों को, किसी को भी बिला जवाब जो है वो कत्ल करना शुरू कर देते हैं, तो वहां खौफो हिरास फैल जाता है और लोग अपनी अपनी जान बचाने के दर पे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ चश्मे फलक ने देखा कि ईरानी लीडरशिप के 40 टॉप रैंक के बंदे जो है ना वो शहीद हो गए। एक स्कूल में छोटी बच्चियों को शहीद कर दिया गया। इसराइली या अमेरिकन बम कहां पर आकर गिरे और किसकी जान चली जाएगी किसी को पता नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी जब ट्रंप ने उनके पुल और गैस के तनसीबात और दीगर एनर्जी तनसीबात पर हमले की जो है वो धमकी लगाई, तो लोगों ने देखा कि ईरानी कौम हाथों में हाथ डाले उन पुलों पर आकर खड़ी हो गई कि आओ जी मारो हमें। ये सब के लिए बिल्कुल गैर मुतवक्के था कि कोई कौम जो है वो इतनी बहादुर कैसे हो सकती है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये अहले बैत के मानने वाले हैं। अमेरिका ने ये अंदाजा लगाया था कि इनको मारेंगे तो ये डर जाएंगे। जैसा कि उनके फौजियों के मुतालिक ये इतलात आ रही हैं कि उन लोगों ने अर्ली रिटायरमेंट की जो है ना वो अर्जियां पेश करना शुरू कर दी हैं, और वो दर्जनों की तादाद में। तो अमेरिका ये समझता था कि जैसे जज्बात उनके यहाँ पाए जाते हैं डरे हुए, वैसे ही ईरानी कौम भी डर जाएगी। लेकिन तवक्कुआत के बिल्कुल बरअक्स ईरानी कौम बहादुर साबित हुई जो शहादत को अपना नस्बुल-ऐन समझती। ये थी वो चंद चीजें जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी किसी के लिए भी। ना तो अमेरिका ने इसकी तवक्को की थी, ना इसराइल ने, ना खुद ईरान ने, ना किसी दुनिया में मौजूद शख्स ने। अगर आपको इन पॉइंट्स के अलावा कोई ऐसा पॉइंट जहन में आ रहा हो जो आपको लगता हो कि ये भी गैर मुतवक्के है, तो प्लीज अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। वस्सलाम।